मार्केट को फॉलो करते हुए लगभग 3 दशक से ज़्यादा हो गए हैं और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मार्केट की खूबसूरती यही है, अगर मार्केट एक ही तरफ जाए तो मज़ा ही सारा चला जाएगा और दूसरा अगर मार्केट खाली ऊपर जाए तो मालूम है क्या होगा, लोग अपना काम काज छोड़कर और सिर्फ मार्केट से पैसा कमाने लग जाएंगे। लोग नौकरी धंधा सब छोड़ देंगे क्योंकि आपको पता है आज 10 लगाया कल 20 हो गया, कल 20 लगाया परसों 30 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 40 हो गया, तो फिर तो लोग काम धंधा ही छोड़ देंगे। तो मार्केट की ये खूबसूरती है कि वो ऊपर और नीचे जाती है, पहली बात। दूसरी बात, हम आज की बात करें, 2026 की बात करें कि मार्केट, लोग ज़्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि 2026 में मार्केट को हम कैसे देखते हैं, शायद यहीं से आपका सवाल भी निकल के आता है। मुझे लग रहा है संध्या, इस साल मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। वॉलेटाइल का मतलब होता है, आप कुछ कहेंगे भाई ये तो बड़ा आसान है कहना वॉलेटाइल, मार्केट तो ऊपर नीचे, पर इस बार मार्केट एक गेंद आती थी, मुझे याद है, उसको क्रेजी बॉल बोलते थे संध्या। तो क्रेजी बॉल की खासियत क्या होती थी कि उसको जितनी ऊंचाई से आप गिराएं, वैसे नॉर्मल आप बॉल को इतनी ऊंचाई से गिराएं तो वो यहाँ तक उछल के आएगी, पर क्रेजी बॉल में खासियत होती है यहाँ से गिराइए तो वो गिर के इतनी ऊपर नहीं, उससे भी ऊपर जा सकती है। तो मुझे लग रहा है मार्केट विल बी लाइक अ क्रेजी बॉल दिस ईयर। क्रेजी बॉल का मतलब है कि क्योंकि आप देखिए ना, आप 26,328 तक निफ्टी गया, ऑल टाइम हाई, हमने 26,277 को तोड़ा। उसके बाद लोगों को उम्मीद थी भाई अब तो क्रॉस कर गया, तो अब ये 27,000, 28,000, 29,000 जाएगा। मैं निफ्टी की इसलिए बात करता हूँ कि निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, सेंसेक्स की बात मैं कम करता हूँ, उसमें 30 ही शेयर होते हैं। तो वहां तक गया। उसके बाद देखिए निफ्टी को क्या हुआ, तो हमारी लोकल ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट होने के बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स इतने हावी हो रहे हैं मार्केट पर। और अमेरिका की मार्केट आपको पता है, डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, S&P हो गया, वहीं से दुनिया भर की मार्केट क्लूज लेती हैं। और इसी बात का फायदा उठा के ना ट्रम्प साहब कई बार थोड़ी सी जो बुलिंग दिखाई देती है, उनको लगता है भाई हम अमेरिका हैं, हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैं, हम दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर हैं, हम जो कहेंगे मानना पड़ेगा, हमारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वगैरह वगैरह, जो भी उनके दिमाग में चलता है, क्यों नहीं आपको झुकना पड़ेगा मैं जब कह रहा हूँ। तो भारत कितना ही मना कर ले कि आपने हमारा और पाकिस्तान का युद्ध नहीं रुकवाया, मैं तो 8 बार 10 बार 20 बार 30 बार बोलूंगा ही बोलूंगा रुकवाया, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं ऐसा मुझे महसूस होता है कई बार। तो क्योंकि अमेरिका में जो हो रहा है और दुनिया में जो हो रहा है वो बहुत ही उथल पुथल मचाने वाला है संध्या, तो इसलिए हमारी मार्केट उसकी वजह से प्रभावित रहेगी। तो जहां, जैसा मैंने कहा, जो मैंने बजट के लिए कहा कि दो ऑपोजिट फैक्टर्स, रस्साकशी का खेल होता है ना, तो उसमें दो ग्रुप खड़े हो जाते हैं, एक रस्सी को इस तरफ से खींचता है, कुछ लोग इस तरफ से खींचते हैं, फिर क्या कभी वो गिर जाते हैं, कभी ये गिर जाते हैं, आपने देखा होगा। ऐसा ही मार्केट का हाल रहने वाला है, समुद्र मंथन वाला हाल। बिल्कुल समुद्र मंथन वाला है। समुद्र मंथन, हाँ, बस समुद्र मंथन में तो संध्या लक्ष्य ये था ना कि उसको चर्न करके वहां से समुद्र के अंदर से अलग अलग चीजें निकालनी थी। रस्साकशी में तो जीत और हार होती है, ये जो गिरा दिया जिसने जिसको वो हार गया। यहां पर भी आपको इंटरनेशनल फैक्टर्स मार्केट को नीचे लाते दिखाई देंगे, और जब जब इंटरनेशनल फैक्टर्स हावी हो जाएंगे तब तब आपको मार्केट बहुत तेजी से गिरती हुई दिखाई देगी। और ये गिरावट, वैसे तो सोने पे सुहागा, पहले ही FIIs और FPIs ने तो ऐसी सेल मचा रखी है कि क्या दिवाली होली पर सेल होती है, क्या महिलाओं को लुभाने के लिए सेल मार्केट में होती है, ऐसी सेल मचा रखी है, सब बेचो, ये भी बेचो, ये भी बेचो। तो वो लगातार बिकवाली उनकी जा रही है। इसी वजह से रुपए पे जो आप 91 रुपए ब्रीच कर चुका है डॉलर के मुकाबले, आप प्रेशर देख रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की जब जब याद आएगी मार्केट को, और भारत के पैमानों, आर्थिक पैमानों की याद आएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये रसाकशी का खेल आपको इस साल दिखाई देगा। और मैं ये नहीं कहता कि अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर जीतेंगे, मैं ये भी नहीं कहता कि भारत की ग्रोथ स्टोरी उस रसाकशी के खेल में उनके ऊपर हावी हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी अभी कुछ दिन पहले की बात है कि भारत के सारे, जब IMF ने भारत को 7.3 का रिवाइज किया, 700 बेसिस पॉइंट का 0.7% का रिवाइज करके ऊपर किया, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। उसी दिन मार्केट, आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 300 कुछ पॉइंट गिर गई। हाँ। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नई नई घोषणाएं उनकी निकल के आ रही हैं, कभी उनको ग्रीनलैंड चाहिए, हाँ। कभी उनको आइसलैंड चाहिए, कभी उनको कोलंबिया चाहिए, कभी उनको क्यूबा चाहिए, कभी अपने आप को वेनेजुएला का प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं, अपने फॉरेन सेक्रेटरी को क्यूबा का प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। और दोस्त को दुश्मन कैसे बनाया जाता है, ये कोई ट्रंप साहब से सीख ले। क्यों? क्योंकि यूरोप, संध्या, यहाँ पर ये मार्केट से कनेक्टेड बात है, मैं इसलिए यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि ये बीच में ये सब कहाँ से आ गया मार्केट के, पर मार्केट क्या करे, ये सब चीज़ों को देखती है। मार्केट एक छोटे बच्चे की तरह है। तो बच्चा क्या होता है, जैसे बच्चे को आप एक कमरे में खड़ा कर देना,
तो कभी वो कहीं भागेगा, कभी वो जैसे ग्लास पड़ा है उसकी तरफ भागेगा, कभी यहाँ ये आपका कप पड़ा है इसको उठा लेगा, कभी क्या करेगा उस सोफे को छेड़ेगा, कभी चेयर को छेड़ेगा। देखे होंगे आपने छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये मार्केट बिल्कुल ऐसे ही है, कभी किसी चीज़ को देखने लगती है, कभी किसी चीज़ को देखने लगती है, कभी किसी देख कर खुश हो जाती है, कभी किसी चीज़ को देख के रोने लग जाती है और दुखी हो जाती है। तो उनको कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। इसको लेके यूरोप उनका इतना पक्का दोस्त था, सालों से नेटो था, आपको पता होगा नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इतना पुराना और सिक्योरिटी की गारंटी देते थे। ग्रीनलैंड की जिद करी, डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड है, डेनमार्क ने कहा भाई हम आपको कैसे दे दें, अच्छे बड़े ग्रीनलैंडर्स खुद कह रहे हैं, छोटी सी पॉपुलेशन है, बर्फ से ढका रहता है, कि हमें नहीं जाना अमेरिका के पास, नहीं मुझे तो ये चाहिए। अब यूरोप के देश खड़े हो गए उनके खिलाफ। ग्रीनलैंड में पहली बार हमने देखा, और जो हाल में मार्केट गिरी, और सोने चांदी का भी हम जिक्र करेंगे बाद में, सोना चांदी एकदम से भागने लगा। पहली बार मैंने अपने आयु काल में देखा कि अमेरिका के खिलाफ यूरोप के कुछ नेशंस ने ग्रीनलैंड में अपनी सिंबॉलिक आर्मी डिप्यूट कर दी, बर्फ से जमी उस इलाके में। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी जब हुई, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ट्रम्प साहब ने यूके को, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं कीयर स्टारमर, उनको कह दिया कि आपने क्या स्टुपिडिटी वाली बात करी, आपने डिएगो गार्सिया जो एक देश है वो मॉरिशस को वापस दे दिया, ये क्या बेवकूफ़ी वाली। मुझे लग रहा है संध्या कि कॉलोनियल राज, जब फ्रेंच, स्पेनिश और यूके के लोग देशों पे जाके कब्जा कर लेते थे, हम भी उसमें 200 साल के करीब अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, आपको पता होगा हम 200 साल उसमें रहे। 1947 में हमें आज़ादी मिली, 200 साल स्पेनिश ने राज किया दुनिया भर में। फ्रेंच, आज भी जो भारत में पुदुचेरी है उस पर फ्रेंच का राज था, गोवा के कुछ हिस्से पे था। तो ये जो कॉलोनियल टाइम था 18वीं और 19वीं शताब्दी का, ऐसा लगता है ट्रम्प साहब उसको वापस लाना चाह रहे हैं। कभी वो कोई देश पे कब्जा करना चाहते हैं, किसी के उनके सिल्वर के डिपॉजिट्स पे नज़र है, किसी के तेल पर नज़र है, किसी के रेयर अर्थ मिनरल्स पे नज़र है। ये कैसी भू राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो गई है, मार्केट को ये पसंद नहीं आएगी। तो मूल मुद्दा ये है कि ट्रम्प साहब का 2028 तक कार्यकाल है। मुझे मार्केट के कुछ ऑपरेटर्स मिले, कहते चलो यार 1 साल तो निकल गया, 3 साल और हैं, ये उतार चढ़ाओ जब तक ट्रम्प साहब हैं। अगर ट्रम्प साहब की गद्दी बनी रही, अगर उनकी गद्दी बनी रही, तो आपको 2026 क्या 27 और 28 दोनों में आपको उतार चढ़ाव दिखेगा। और एक और बहुत ज़रूरी बात, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं जो राजनीतिक एनालिस्ट हैं कि ट्रम्प साहब ये सब कर रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस जो नवंबर 2026 में अमेरिका में बीच में भी इलेक्शंस होते हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है और वो उससे वो चाहते हैं कि वो, उनको लग रहा है कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, और उन्होंने कहा कि अगर मैं हार गया तो ये लोग मुझे इम्पीच कर देंगे सेनेट में, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी रिपब्लिकन्स की। तो कुछ पता नहीं संध्या, क्योंकि जब 2020 में वो इलेक्शन हारे थे तो वो मंजर सबने देखा था, वो कैपिटल हिल पे लोग चढ़ रहे हैं, अंदर जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं वगैरह, बड़ा कुछ हुआ था 2020 में। पता नहीं अब कल को क्या हो जाए। तो इतनी क्या होता है कि मार्केट को संध्या अनसर्टेनिटी और इनस्टेबिलिटी पसंद नहीं है। रशिया यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, और ज़्यादा घमासान हो चुका है। राष्ट्रपति साहब ने कहा था, ट्रम्प साहब ने, कि मैं 24 घंटे में रुकवा दूंगा इसको, और ज़्यादा घमासान हो चुका है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, उनको नोबेल नाम जाते ही मुझे याद आ गया कि सेकंड हैंड नोबेल पुरस्कार, यूज्ड नोबेल पुरस्कार लेके इतनी बड़ी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई जब वो मचाडो के साथ खड़े हुए। इतनी बड़ी मुस्कुराहट तो उनकी शादी के टाइम भी मैंने नहीं देखी, कि इतनी बड़ा उनका स्माइल, इतने खुश हो गए वो नोबेल। तो उनको लगा अब मुझे नोबेल नहीं दिया तो अब मैं क्यों पीस को परस्यू करूं, मैं शांति के पीछे क्यों भागूं। तो उसका उल्टा उन्होंने शुरू कर दिया। तो मार्केट को ये अशांति पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट एक क्रेजी बॉल की तरह ऊपर नीचे ऑल टाइम हाई भी छुएगा, डीप करेक्शंस भी आएंगी। क्यों आएंगी, और आप ये कहेंगे कि कब आएंगी और क्यों आएंगी, तो आप तो जर्नलिज्म की दुनिया से आती हैं, और मुझे लगता है कि एक जर्नलिस्ट से अच्छा कोई नहीं समझ सकता जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अगले घंटे क्या खबर आने वाली है? न्यूज़ की दुनिया में, जर्नलिज्म की दुनिया में कहा जाता है कि एक कहावत होती है मार्केट में कि घाक और मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए। सुना होगा आपने, दुकानदार इस्तेमाल करते हैं। मैंने उसमें थर्ड डायमेंशन ऐड किया है, घाक, मौत और न्यूज़ का कुछ नहीं पता कि कब क्या खबर आ जाए। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति पर, सारी दुनिया उथल पुथल मच रहा है किसी ऐसी व्यक्ति के ख्याल पर,
सुबह क्या करें, वो दोपहर को क्या करें, रात को क्या करें। जब आप सुबह उठते हैं रोज नया कुछ शगुफा उनकी हैट में से निकला हुआ होता है। सो आई थिंक व्हेन देयर इज सो मच ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट कि मार्केट जो, अगर आप ये चीज़ कांस्टेंट हो जाए तो मार्केट हमारी, जैसा मैंने कहा, हमारी मार्केट बहुत अच्छी है, हमारी देश बहुत अच्छा है, हमारा देश की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है, यहाँ से मार्केट को 30,000 तक जाना चाहिए। पर ये जब जब ये रसाकशी के खेल में ग्लोबल फैक्टर्स हावी होंगे तब तक मार्केट करेक्शन देगा, और बहुत शार्प करेक्शंस और उतार चढ़ाव। ये जो पहले 100 पॉइंट की उतार चढ़ाव, संध्या आप तो मार्केट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और आपका चैनल भी, 100 पॉइंट के उतार चढ़ाव को बहुत बड़ा माना जाता था। अभी मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज तो 200-300 पॉइंट के उतार चढ़ाव को एक नॉर्मल बन गया है। तो मुझे लगा दिस विल बी अ न्यू नॉर्मल, दैट मार्केट फॉल्स एंड मार्केट राइजेस। सो पीपल हु आर कनेक्टेड टू मार्केट, जो लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं, मैं 2 हिस्सों में उनको डिवाइड करता हूँ। आपके मेरे ख्याल फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर भी 2 हिस्सों में होंगे। कुछ लोग इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म, तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो तो निश्चिंत हो जाएं, मार्केट को ना देखें। आपने 5 साल 10 साल के लिए ले रखा है। जो म्यूचुअल फंड्स में जो लोग लगे हुए हैं, लंबे वक्त के लिए SIP करते हैं, उनके लिए तो वो मुझे लगता है चैन से बैठ सकते हैं, क्योंकि लंबे वक्त में रिटर्न अच्छा ही आता है। पर जो लोग ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल साल होने वाला है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये क्रेजी बॉल, याद रखिएगा, क्रेजी बॉल पता नहीं आजकल मैंने देखा है मिलती नहीं, पहले मिलती थी। उसको आप, मैं छोटा था तो बहुत खेलता था उससे, उसको आप ड्रॉप करिए, वो जिस लेवल पे ड्रॉप किया वहां तक आएगा, कई बार उससे भी ऊंचा। तो मैं बहुत हैरान होता था ये कैसी बॉल है। तो आई थिंक दैट क्रेजी बॉल रिमाइंड्स मी ऑफ हाउ द मार्केट इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर ईयर। ट्रेडर्स नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि आपने मार्केट से जुड़ी कई भविष्यवाणी तो कर दी है और साफ तौर पर कह भी दिया है कि इस साल थोड़ा संभल के। सर अब मैं आना चाहूंगी कमोडिटी मार्केट पे। देखिए गोल्ड सिल्वर को क्या हो गया सर, ये कहाँ इनके दाम आसमान छूते जा रहे हैं सर, हर दिन नया रिकॉर्ड। अभी हम बैठे, अभी रेट देखेंगे तो फिर से 2-3 हज़ार और हाइक, सुबह तक देखेंगे तो 10,000 हाइक। ये क्या हो गया सर, कहाँ तक जाएंगे आखिर ये? संध्या, हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात करी, और जैसे भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी अनप्रेडिक्टेबल हैं, पर जिन लोगों ने सोने और चांदी में पैसा कमाया है और जिनकी आज नेटवर्थ सोने और चांदी की वजह से बढ़ गई है, मैं समझता हूँ सारी महिलाओं को कम से कम धन्यवाद करें। हर महिला के गले में चेन, इयररिंग्स और अंगूठी और नेकलेस और कर कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। उन सबको, ट्रंप साहब को एक धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने आपकी नेटवर्थ बढ़ा दी है। वही सोना बढ़ तो 2-3 साल से रहा था, पर वही सोना जो 1 साल में सोने और चांदी ने कमाल किया है, वो मुझे देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। वो आज तक लोगों ने बहुत साल में अपनी लिविंग मेमोरी में नहीं देखा। हुआ था 79 में हुआ था, पर इतना ज़्यादा और इतनी तेज़ी से नहीं देखा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो फैक्टर संध्या स्टॉक मार्केट्स को पसंद नहीं है, चलिए मैं इसको आसान कर देता हूँ आपके, वही फैक्टर सोने और चांदी को पसंद है। अशांति पसंद है, अस्थिरता पसंद है, इनस्टेबिलिटी पसंद है, क्योंकि ऐसे समय में इनको सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, रिस्क हेज करने का तरीका माना जाता है। और आप शायद जानते होंगे कि मैं कुछ कारणों की जिक्र करता हूं। सबसे बड़ा कारण दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने, और हाल में मैंने सुना कि यूएस ट्रेजरी के जो बॉन्ड्स हैं वो यूएस ट्रेजरी भी बेच रहा है, क्योंकि उनकी यूएस की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। 38 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की उनके ऊपर कर्ज है। 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज, अब तो हमारे बोलते बोलते 39 चढ़ गया होगा। लगातार 130% ऑफ द जीडीपी, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहती है, वो कर्ज के नीचे डूबी हुई है। और ये बॉन्ड बेच रहे हैं इस कर्ज की वजह से, बॉन्ड सेलिंग चल रही है। यही नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में संध्या दुनिया भर के देशों ने, उनके सेंट्रल बैंक्स ने अमेरिका की ट्रेजरी में पैसा लगाया हुआ था, क्योंकि अमेरिका और उसके डॉलर को बहुत उस पर विश्वास था लोगों का। उनको लगता था लोगों का कि ये तो कहीं जा ही नहीं सकता पैसा। 5% आ रहा है, 6% आ रहा है, 7%, जो भी रिटर्न आता था, कम से कम पैसा हमारा सेफ है। हाल में क्या हुआ है, ट्रंप साहब के आने के बाद वो विश्वास डगमगा गया है। अब सेंट्रल बैंक्स को और जो देशों की ट्रेजरी, उनको लगता है भैया यहाँ पैसा रखना हमें लगता है अब सेफ नहीं है। उन्होंने वहाँ से पैसा निकाल के सोने में लगा दिया है, तो इतनी बड़ी बाइंग सोने में आई है। वो कारण, यूएस डॉलर की हम बात करें तो यूएस डॉलर भारतीय रुपए के खिलाफ ज़रूर बहुत मजबूत हुआ है।
₹91 पार कर गया। पर मैं 4 करेंसीज का नाम लेता हूँ, जापानीज येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक। इन 4 करेंसीज के खिलाफ यूएस डॉलर पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। एक डॉलर इंडेक्स होती है, मैं ईटी हिंदी के, वैसे तो इकोनॉमी आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर्स बहुत नॉलेजेबल हैं, तो जो डॉलर इंडेक्स है वो ट्रम्प साहब जब आए थे, क्योंकि हम लोग तो डॉलर इंडेक्स को दिन में 3 बार ट्रैक करते हैं, तो 106 107 थी, 108 भी एक दफे पहुंच गई थी। आज वो गिर के 98 आ गई है। कहते हैं, अमेरिका में कहा जाता है कि 50 साल में सबसे ज्यादा ये गिरी है। तो डॉलर कमजोर होने से लोगों का विश्वास डॉलर पर से उठा है और सोने चांदी पर आ गया है कि नेक्स्ट बेस्ट मेजर ऑफ वैल्यू अगर डॉलर के बाद कुछ है तो वो सोना है। क्योंकि आप मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है, देखिए डॉलर क्या है कि सारी दुनिया में उसकी एक्सेप्टेंस है। करीब 50 से 60% ट्रेड, उधार लेना देना, ट्रेडिंग सब डॉलर में होती है। आप अंतर्राष्ट्रीय में जाएं मार्केट में तो ज्यादातर आपको डॉलर चलन में मिलेगा। कुछ हम चाइना छोड़ दें, रशिया छोड़ दें, जिन पे ईरान, जिन पे सैंक्शंस है वो तो छोड़ ही दीजिए, पर कुछ देश ऐसे हैं जो बिल्कुल डॉलर को वो नहीं करते, बस ज्यादातर दुनिया में आपको डॉलर मिलेगा। तो अब लोगों को लग रहा है कि ये डॉलर अगर यहां से फेल हो गया तो फिर भैया कैसे बात आपस में आदान प्रदान जो वैल्यू का वो कैसे किया जाएगा। तो सोने को देखा जाए, मैं नहीं कह रहा कि डॉलर करेंसी सोना करेंसी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि आप 1 किलो अरहर की दाल सोना दे के ले आए, ऐसा तो नहीं होने वाला है, पर मेजर ऑफ वैल्यू बन जाएगा। सो दैट इज अनदर रीजन। प्लस ये जो जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, ये जो आपको मैंने लड़ाई की बात की, और हाल की जो सोने की चाल आई है वो ये जो ग्रीनलैंड की मैंने आपको बात बताई उसके कारण आई है। जो यूरोप और अमेरिका में टेंशन खड़ी हो गई है उस कारण से आई है, क्योंकि यूरोप और 2 शब्द जो इस समय सुनाई देते हैं, न्यूक्लियर और वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 3 अगर यूरोप और अमेरिका टकराते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये कोई छोटा मोटा थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध नहीं है, तो ये कोई रवांडा और कॉन्गो का युद्ध नहीं है, ये कोई थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान का मसला नहीं है। यूरोप और अमेरिका का मतलब है कि 2 विश्व की बड़ी ताकतें, आर्थिक और मिलिट्री, वो अगर भिड़ जाते हैं, और दोस्त ना रखा, यूरोप के नेशंस कह रहे हैं, इतना पुराना दोस्त, यूरोप के नेशंस संध्या हाथ जोड़ के अमेरिका के आगे खड़े रहते थे। यस सर, जो आप कहें हमें मंजूर है, आप तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हालांकि वो खुद भी विकसित हैं। स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, पोलैंड है, लक्समबर्ग है, और डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। मैं इन सब देशों में गया हूँ, मैंने देखा वहाँ जाके कि अमेरिका को पूछते हैं वो। अच्छा। बहुत मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो कि शायद कोई इसको कहेगा नहीं, पूछते थे वो। तो मैंने आपको क्या कहा शुरू में कि दोस्त को कैसे दुश्मन बनाया जाता है, अपने फॉलोअर को कैसे कोई दुश्मन में कन्वर्ट कर जाता है, ये कोई वहाँ से सीखना चाहिए। आज वही लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि भारत और ईयू के बीच में जो एफटीए होने जा रहा है, हाँ। अब इसमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि ईयू की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला, वो कह रही हैं दिस इज गोइंग टू बी मदर ऑफ ऑल डील्स। क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अब अमेरिका तो अपने आप को अलग थलग कर रहा है, अमेरिका अपने आप को आइसोलेट कर रहा है। अमेरिका ये बताए वो दोस्त है किसका, आप किसके दोस्त हैं, आप फ्रांस के दोस्त हैं कि यूके के दोस्त हैं। अब तो आप ईयू के दोस्त तो रहे नहीं, भारत से आप वैसे ही वो करते हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तान को उन्होंने वहां पर आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब वहां व्हाइट हाउस में जाके बिरयानी खाए। अब बिरयानी खाए, उन्होंने कहा, ट्रम्प साहब ने उनकी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस करके क्रिप्टो कंपनी है पाकिस्तान में चलती है, आई लव पाकिस्तान। पर उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया। तो मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ट्रम्प साहब किस देश के दोस्त हैं। इनफैक्ट दुनिया भर में ये चर्चा चल रही है, क्या ये किसी के दोस्त हैं भी या नहीं है, खाली अपने ही अपने बारे में सोचते हैं। देखिए, जहाँ कॉलेज स्कूल में जो लोग पढ़ते हैं तो दोस्तों का एक ग्रुप होता है, कुछ लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। उसमें से कोई एक व्यक्ति, ऐसा सुना होगा आपने, ये बहुत स्वार्थी है, ये खाली अपना अपना सोचता है, सोचती है, आपने देखा होगा। उसको फिर धीरे धीरे करके ना आपस में बाकी के लोग बात करके उसको आइसोलेट कर देते हैं, यार ये तो खाली अपने अपने बारे में सोचता है, इसे दोस्ती से तो कोई मतलब है नहीं, वगैरह वगैरह। कुछ ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। तो धीरे धीरे जो अमेरिका के पुराने दोस्त थे उनको ये समझ में आ रहा है, ये मागा या जो भी है, ये किसी के दोस्त नहीं है, ये कभी भी किसी को भी अपने से दूर कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो इसको देख के सोना और चांदी दोनों, और चांदी में तो खास बात ये है संध्या कि उसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तो एक हाल में रिसर्च आई कि जो ईवी में बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें अगर चांदी की मात्रा बढ़ा दी जाए
तो उसकी उसकी जो रनिंग माइल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ये भी एक ऐसा सुनने में आ रहा है। सोलर सेल्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, और हाल में जो आर्टिफिशियल डेटा इक्विपमेंट में चांदी का इस्तेमाल हो रहा है वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है हम सब जानते हैं। तो चांदी करीब 55 से 60% चांदी संध्या इस्तेमाल हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है, वो लग जाती है, फिर उसके बाद आप उसको ये नहीं कि छील छील के चाकू से निकाल के बाद में बेचते हैं, वो खत्म ही हो जाती है। तो वो इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस ईटीएफ में डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है, ईटीएफ गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में सबसे कॉमन सवाल आजकल ये है कि भैया सोने में कैसे निवेश किया जाए, क्या बार ले लें, गोल्ड कॉइन ले लें, ज्वेलरी ले लें। तो आप ज़्यादातर एक्सपर्ट्स, आप भी इतने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, वो ईटीएफ ही बोलते होंगे। तो ईटीएफ में क्या होता है कि ईटीएफ को उतना गोल्ड सिल्वर रखना पड़ता है, जितना आप निवेश करेंगे उनको अपने वेयर हाउस में उतना रखना, ऐसा नहीं कि हवा में निवेश चल रहा है। तो ईटीएफ की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं बताना चाहूँगा, आपके सवाल से सीधा जवाब ये मिलता है कि गोल्ड और सिल्वर में सट्टेबाजी बहुत हो रही है। सट्टेबाजी का मतलब डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जिसको हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। भारत में एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और अमेरिका में कॉमेक्स है, कमोडिटी एक्सचेंज। तो प्राइस डिस्कवरी भी न्यूयॉर्क में कॉमेक्स से होती है। हम जो प्राइस यहाँ निकालते हैं वो अमेरिका में जो कॉमेक्स है उस प्राइस से निकल के वो यहाँ पर आती है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सट्टेबाजी हो रही है। और सट्टेबाजी जो लोग समझना चाहते हैं, बहुत जल्दी से मैं बताता हूँ कि 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप ना सोना चांदी लेते हैं ना आप सोना चांदी देते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में आप मार्जिन दे के कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। जैसे आप 5 फरवरी को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की एमसीएक्स में एक्सपायरी है, तो आप 5 फरवरी का जो एक प्राइस होगा वो आपने खरीद लिया। अगर उससे ज़्यादा बढ़ गया तो आप अपना मार्जिन प्लस प्रॉफिट वापस ले लेंगे। उससे ज़्यादा घट गया तो आप अपने मार्जिन में से लॉस सब्ट्रैक्ट करके आपको वापस कर दिया जाएगा, या आपसे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो और मार्जिन भी मांग लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। तो इसकी वजह से भी ऐसा कहा जाता है संध्या, हालांकि बहुत ज़्यादा वेरीफाइड नंबर नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि 1 किलो चांदी के पीछे 356 गुना स्पेकुलेटिव ट्रेड्स लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना, व्हाट इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो इसीलिए आपको सोने चांदी में जो इतनी जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव आते दिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है, लोगों ने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे होते हैं। तो वो लक्ष्य जैसे निर्धारित करते हैं वो अचीव हो जाता है तो बेच के बाहर आ जाते हैं। फिर जब नीचे जाता है, कहीं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, किसी की सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है, तो वो स्ट्रैटेजी की वजह से ट्रेडर्स उसको ट्रेड करते रहते हैं।